नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसका कन्फ्यूज़न काफ़ी बार आपको रहता है कि कौन से रिटर्न का डेटा, कौन से रिटर्न का इनपुट हमें क्लेम करना है या नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 2A वर्सेस 2B, यानी कि जो इनपुट हमें 2A में दिखाई दे रहा है क्या वो हमें क्लेम करना है, या 2B में जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्लेम करना है, या फिर इन दोनों में अंतर क्या है वो तो पता चले कि 2B और 2A में अंतर क्या है। दोनों ही तो GSTR 2 का पार्ट है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, हम कौन सा इनपुट क्लेम करें। 2A जब थी तो 2B क्यों लाना पड़ा, तो 2A का अब क्या यूज़ रह गया है अगर 2B आ गई है तब। अगर हमें 2B का इनपुट यूज़ करना है तो 2A अभी भी क्यों एग्जिस्ट करती है पोर्टल पे। तो इस सब सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जानते हैं क्या है 2A और 2B, क्या है इनके डिफरेंसेस, और हम इनको समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, रिटर्न फाइलिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हमको ये दिखाई पड़ता है हमारा 2A, यानी कि इसके अंदर सारी की सारी हमारी परचेज से रिलेटेड, बिजनेस टू बिजनेस की जो परचेजेज होंगी वो होंगी। उसके अलावा क्रेडिट नोट्स, अमेंडेड इनवॉइसेस, वो सब यहाँ पर हमको दिखाई देगा। तो फिर 2B के अंदर क्या दिखाई देगा, चलिए जान लेते हैं। 2B के अंदर भी सेम चीज़ दिखाई देगी हमको। सबसे पहले हमको परचेज की जो डिटेल होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। हमने किसी पार्टी से फॉर एग्जांपल एक कैमरा परचेज़ किया, उसके ऊपर हमने GST भी पे किया, और हमने उस पार्टी को क्या कहा था, अपना GST नंबर दे दिया था। अब उस GST नंबर पे जैसे ही वो अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे, ये वाली रिटर्न जब वो फाइल करेंगे तो वो हमको सेल दिखाएंगे, हमारे GSTR नंबर पर सेल दिखाएंगे। तो वो इनवॉइस फिर हमारा यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, हमको ये दिखाएगा कि XYZ पार्टी से हमने कुछ परचेज किया है, उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए जी, तो अब इन दोनों का अंतर क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि 2A और 2B के अंतर क्या है। सबसे पहला जो अंतर है वो है डायनामिक, यानी कि ऑटो अपडेट होती रहती है 2B, और 2A डायनामिक है, यानी कि ऑटो अपडेट होती रहती है। वहीं पर 2B जो है वो फिक्स्ड है, एक बार जनरेट हो जाती है तो उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए समझते हैं किसी एग्जांपल से। एक सप्लायर है, उन्होंने सप्लायर X जो है उन्होंने हमको सेल किया, और ये रेगुलर सप्लायर हैं, कंपोजिशन वाले नहीं हैं। तो कंपोजिशन वाले तो टैक्स इनवॉइस दे ही नहीं सकते, तो रेगुलर हैं, प्लस में मंथली ये रिटर्न अपनी फाइल करते हैं। ठीक है जी, मंथली फाइलर हैं अपनी GSTR 1 के। इन्होंने सेल किया, Y ने परचेज किया। अब Y के पास 2A और 2B, इन्होंने जो भी सेल दिखाई वो इनकी 2A और 2B दोनों में दिखाई देगा। तो अब कब दिखाई देगा, बात है ये। चलिए जी, 2B जो है हमारी, वो देखिए 2B जो है हमारी 14th ऑफ एवरी मंथ को जनरेट होती है। तो क्या इससे जस्ट पहले अगर फाइल किया होगा इन्होंने, तो क्या इसमें रिफ्लेक्ट करेगा ये वाला इनवॉइस। चलिए जी, इनकी डेट ऑफ फाइलिंग बनाते हैं, केस 1। डेट ऑफ फाइलिंग है इनकी 11th ऑफ मंथ, जो भी मंथ रहा होगा उसके क्लोज होने के बाद 11 तारीख को अगर इन्होंने फाइल किया है, तो क्या 2A और 2B दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा वो इनपुट। बिल्कुल करेगा, एकदम ओके बात है। चलिए जी, केस 2 की बात करते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग है इनका 12th ऑफ फॉलोइंग मंथ। अब बात करते हैं कि 2A में दिखाई देगा,
बिल्कुल दिखाई देगा। क्या 2B में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। किस लिए नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो ये मंथली फाइलर हैं इनकी ड्यू डेट जो है दोस्तों वो 11 तारीख होती है। तो 11 लास्ट डेट होती है। तो अगर लास्ट डेट को भी इन्होंने फाइल कर दिया तो 2A में तो आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी डेट को फाइल करो 2A में तो तभी आ जाता है हमारा इनवॉइस। अपडेट एज सून एज इनवॉइस इज सेव्ड बाय सप्लायर। जैसे ही सप्लायर ने अपने GSTR 1 की जो पोर्टल के ऊपर है, यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जैसे ही उन्होंने अंदर जाकर B2B के अंदर अपने इनवॉइस की डेटा फीड कर दिया, जैसे ही वो फीड कर देता है उसके तुरंत बाद जितना भी थोड़ा वो टाइम प्रोसेसिंग का होता है जो लेता है, उसके बाद में यहाँ पर आपका इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। यहाँ पर कोई डेट की बाउंडेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब ये 12th ऑफ मंथ को फाइल किया और बिल की जो डेट थी, फॉर एग्जांपल जुलाई मंथ का था, तो ये जुलाई की 2B में ही दिखाई देगा, जुलाई की 2B में ही दिखाई देगा। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि 12 को फाइल किया जुलाई मंथ का, तो ये अब यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मैंने बताया अब ये अगस्त की 2B में दिखाई देगा। अगर ड्यू डेट से बाद फाइल की जाती है रिटर्न को, GSTR 1 को, तो जो परचेजर है उसकी 2B में अगले मंथ में वो कंसिडर किया जाएगा। अगर जुलाई मंथ की सेल 11 तारीख के बाद, यानी कि जुलाई की रिटर्न 11 अगस्त तक अगर फाइल नहीं की, तो सामने वाले को वो फिर सितंबर में जो जनरेट होगी ना 2B, उसमें दिखाई देगा। तो अगस्त की 2B जनरेट होगी सितंबर में, उसमें ये फिर दिखाई देगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं जुलाई का जो रिटर्न है वो इन्होंने सितंबर में जाके फाइल किया, सितंबर में इन्होंने फाइल किया। अब सितंबर में अगर फाइल किया तो क्या 2A जो है वो जुलाई में ही दिखाएगा, जुलाई वाली 2A में दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। पर 2B कौन सी 2B में दिखाएगा? अब जो फिर अक्टूबर में जो जनरेट होती है 2B, उसमें फिर ये दिखाएगा दोस्तों। तो जिस भी मंथ में फाइल किया उससे अगले मंथ में ये दिखाएगा, ना कि पहले वाले मंथ में। तो 2B का क्या है, 14 तारीख को जब ये जनरेट हो जाती है उसके बाद में जितने भी इनवॉइसेस ड्यू डेट तक फाइल कर दिए गए हैं सिर्फ वही दिखाई देंगे आपकी 2B के अंदर। लेकिन 2A जो जुलाई का चाहे सितंबर में फाइल किया हो, चाहे अक्टूबर में, चाहे दिसंबर में, वो 2A के अंदर ही दिखाई देगा, क्योंकि 2A जो है हमारी वो डायनामिक है, ऑटो अपडेट होती रहती है। अब समझ में आया डायनामिक का मतलब क्या है? और फिक्स जनरेटेड, वंस जनरेटेड नो चेंज, यानी कि 14 तारीख को एक बार जनरेट हो गई तो उसके बाद में चाहे इनवॉइसेस फाइल किए गए हों सप्लायर के पास, वो 2A में अपडेट होंगे सेम मंथ में, 2B में वो अगले मंथ में जाकर जनरेट होंगे, अगले मंथ में जाकर रिफ्लेक्ट होंगे। चलिए जी, अब 2A और 2B के होने का पर्पज़ क्या है? जब 2B आ गया तो 2A क्यों है, और अगर 2A था तो 2B क्यों है? चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। 2A का यूज़ क्या है? देखिए, जब ऑडिट होता है तो ऑडिट पर्पज़ के लिए 2A काफ़ी सूटेबल है, उससे पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल मार्च तक के जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो चाहे ऑडिट डेट से पहले तक फाइल किए गए होंगे, लेकिन वो अपडेट जो है उसी मंथ की, सेम मंथ की रिटर्न में अपडेट हो जाएंगे। सेम मंथ की जो रिटर्न है उसी में अपडेट होंगे। तो इसीलिए कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट नहीं होता कि मार्च बुक्स क्लोजिंग होने के बाद भी जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं ड्यू डेट के बाद भी, लेकिन ऑडिट डेट से पहले जो फाइल हो गई तो वो उनको सेम पीरियड की रिटर्न्स डाउनलोड करके वहाँ से वो अपनी ऑडिट करने में थोड़ी सी उनको आसानी होती है। वहीं पर 2B का क्या है, अगर मार्च या अप्रैल में उसकी रिटर्न फाइल नहीं की गई तो मार्च की 2B में वो नहीं दिखाई देगा। और मान लेते हैं वो जाके फिर जुलाई में फाइल हुआ है तो फिर यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहता है, फिर जुलाई तक की सारे रिटर्न्स उनको डाउनलोड करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आया है या नहीं आया बिल। जबकि
2A का बेनिफिट क्या है कि अगर सप्लायर ने बिल अपडेट किया है, किसी भी मंथ में जाकर किया है, तो वो फिर उसी 2A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, 2B के चक्कर में नहीं करना पड़ेगा। तो 2A ऑडिट पर्पज़ के लिए अच्छी है और 2B जो है हमारी वो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमको इनपुट भी क्लेम करना होता है। अपनी जो 3B होती है वहाँ पर अपनी 3B जो है हमारी, उसमें जो इनपुट क्लेम किया जाता है वो ये एडवाइजेबल है कि टोटल आउटपुट, फॉर एग्जांपल आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए की थी, तो इसका 99% तक आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। और वो इनपुट कौन सा होता है जो 2B में दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ उतना ही आपको क्लेम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ये एक एडवाइजरी है जीएसटी डिपार्टमेंट की। 2B में जितना आ रहा है उतना ही आपको इनपुट क्लेम कर रहा है, 2A के बेसिस पर आपको इनपुट क्लेम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है इन चीज़ों को लेके, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपका इनवॉइस, क्योंकि सप्लायर ने अगर नहीं डाला है तो अभी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक टास्क और बढ़ गया है, वो काफ़ी हद तक ये है कि ड्यू डेट से पहले जो सप्लायर है उसको बोला जाए कि भाई कंटिन्यूसली उनसे कम्युनिकेट किया जाए कि हमारा बिल अभी तक क्यों नहीं रिफ्लेक्ट किया। तो इसके लिए आपको उसकी रिटर्न फाइल होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जैसे ही बिल को सेव किया अपनी GSTR 1 की फैसिलिटी में या GSTR 5 में या 6 में या IFF जो होता है उसके अंदर, जैसे ही सेव कर लिया, सेव करने के तुरंत बाद वो आपको 2A के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। तो उसके बेसिस पर आपको ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना चाहिए अपने सप्लायर के साथ में, जिनका अमाउंट थोड़ा बड़ा है, जिनके इनपुट से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलिए जी, यही है मेन डिफरेंस 2A और 2B के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।